आज के दौर के हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय और शीर्ष लेखिका डॉक्टर उर्मिला शिरीष की लिखी कहानी सुनिए, गुनाहे इश्क। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सरला नमिता के साथ उनके घर में काम करती है। उनके घर की देखभाल, सफाई, किताबें रखना, पत्रिकाओं को व्यवस्थित जमाना, चिट्ठियों को संभाल कर रखना और हर रोज़ की ज़रूरी बातें डायरी में नोट करना। आने जाने वाले लोग सरला को बहुत पसंद करते हैं। किसी के भी आने की आहट सुनते ही वो दरवाज़ा खोलकर बड़े अदब से उनको बैठाती है। तुरंत ट्रे में गिलास रखकर पानी पिलाती है, फिर चाय के लिए पूछकर अंदर आ जाती है। किसको कैसी यानी मीठी या फीकी चाय पीनी है, ये पूछना भी नहीं भूलती है। सरला ने मल्लिका के जीवन को कितना सहज, स्वस्थ, सुंदर, सहजमय और सरल बना दिया है, ये उनके चेहरे की चमक और स्वास्थ्य को देखकर समझ में आता है। दिन भर की बातें करने वाली सरला आज सुबह से ही चुप थी, खोई खोई सी। मन ही मन को सोचती विचारती, कोई बड़ा द्वंद्व उसके भीतर चल रहा था। सरला, क्या बात है? घर में सब ठीक तो है? क्या बताऊं आंटी जी, घर की बातें हैं। ठीक तो है ना घर में सब? कल मुझे इंदौर जाना है। अचानक क्यों? मेरी ननद बहुत परेशान है। क्यों, क्या हुआ? उसका कल फ़ोन आया था, बहुत रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि भाभी मुझे बचा लो, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, यहाँ मेरी जान को खतरा है। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी ननद भी है? मेरे पति ने उसे मरा हुआ मानकर अपने परिवार से उसका नाम ही हटा दिया था। क्यों, ऐसा क्या हो गया था? उसने भागकर शादी जो की थी, हम सबकी मर्जी के खिलाफ जाकर। अच्छा, तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था उसने शादी करके? गुनाह ही तो था आंटी। हमारे ससुर सरकारी नौकरी में थे, दोनों भाई अच्छे खासे कमा रहे हैं, अपनी बहन के लिए अच्छा खासा लड़का और घर चाहते थे। उसके लिए लड़के देख भी रहे थे कि वो उस लड़के के चक्कर में पड़ गई। उसने न जाने क्या जादू कर दिया था कि वो मानी ही नहीं। हम सबको धोखा देकर झूठ बोलकर चली गई थी। प्रेम होता ही है ऐसा, जो न जाति देखता है, न वर्ग, न ऊंच न नीच। अगर हिसाब किताब लगाकर शादी की जाए तो वो प्रेम तो हो ही नहीं सकता। आंटी, आप तो प्रेम की बड़ी गहरी बातें कर रही हैं। मैं नहीं जानती प्रेम प्रेम क्या होता है, क्योंकि कभी हमने भी प्रेम किया था। सरला ने इधर उधर देखा, कहीं अंकल तो सुन नहीं रहे हैं। घबराओ मत सरला, तुम्हारे अंकल के साथ ही हमने प्रेम किया था, वो भी घर वालों के घोर विरोध के बाद। हमारे तो बड़े भाई ने हमें मारा भी था। और क्या आंटी? और क्या, वो सब किया था जो प्रेम विवाह करने वालों के साथ किया जाता है, यानी मार पिटाई, गालियाँ। हमने 15-20 साल तक अपने मायके वालों का चेहरा नहीं देखा था। सबने हमसे संबंध तोड़ लिए थे। बच्चे होने के बाद एक बार बाहर मिले थे बस। जानते हो हम कौन हैं? कौन? कौन हैं आप? सरला को अभी 2 माह ही हुए हैं, इसलिए वो ज़्यादा नहीं जानती कि अंकल आंटी के परिवार वाले कौन हैं, रिश्तेदार कौन हैं। आंटी को 1-2 बार साड़ी पहने देखा था, अन्यथा वे घर में सलवार सूट या गाउन ही पहनती थीं। शाम को घूमने जाती तब भी वे यही कपड़े पहने रहती थीं। उनके गोरे सुंदर पाँवों की उंगलियों में बिछिया डले होते। बच्चे बाहर थे, इसलिए उनको भी देखा नहीं था। हाँ, उन सबकी तस्वीरें पूरे कमरे में लगी थी। हाँ, सुबह शाम उनके फ़ोन आते थे, यानी उसके आने के पहले और उसके जाने के बाद। आंटी क्या कहना चाहती थी? कौन है आंटी? ऊपर बंद रहने वाला कमरा ही इस रहस्य को छुपाए था, क्योंकि वहाँ उसको जाने की इजाज़त नहीं थी। क्या सोचने लगी सरला? उसकी रुलाई मेरे कान में गूंज रही है आंटी। हाथ पांव जोड़े थे सबने, बाद में थप्पड़ भी मारा था, पर वो नहीं मानी थी। पागल हो गई थी वो तो, एकदम बावरी। जब प्रेम विवाह किया था तो परेशान क्यों होना? जरूर कोई बड़ी बात होगी। दोनों भाइयों ने वहाँ जाने से मना कर दिया है, इसलिए मैं और मेरी सास जा रही हैं। पता नहीं किस मुसीबत में होगी। तुम क्या करोगी? पुलिस में शिकायत कर दूंगी, और क्या। किसी आदमी को ले जाओ अपने साथ। कोई उसकी शक्ल ही नहीं देखना चाहता है। कहते हैं कि उसने कुकर्म किया है तो उसे भुगतने दो। कहते हुए सरला का गला भर्रा उठा। तुम्हें क्या लगता है, क्या सचमुच उसने कुकर्म किया था? अब हम क्या कह सकते हैं?
प्रेम में तो सब सच्चा, सब सुंदर, सब नेक और सब सपनों से भरा दिखता है। उसको भी यही सब लगता होगा। अब हकीकत क्या है जाकर देखूंगी। गुनाहे इश्क, वे मन ही मन बुदबुदाई। आंटी, क्या मुझे छुट्टी मिल जाएगी? कब तक आ जाओगी? 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। ठीक है, परिस्थिति ही ऐसी है तो क्या कर सकते हैं। तुम्हें जाना चाहिए। अपने का सपोर्ट बहुत बड़ी ताकत और तसल्ली देती है। परिवार का विरोध इंसान को पागल और अकेला बना देता है। सरला ने जल्द जल्द काम समेटा, दूसरे दिन का सामान जमाया और घर के लिए निकल गई। नंदिता सरला की इकलौती लाडली ननद है। कॉलेज में पढ़ रही थी, बीएससी सेकेंड ईयर में। बस में आते जाते उसकी पहचान अमीन से हुई थी। अमीन बहुत ही हंसमुख स्वभाव का लड़का था। उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था और अपने पिता के रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। नंदिता और उसकी दोस्त अक्सर ही उसके रेस्टोरेंट में जाती और घंटों मस्ती करती। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई नंदिता को पता ही नहीं चला था। अमीन टॉफेल की तैयारी कर रहा था और वो विदेश में जाकर एमबीए की पढ़ाई करना चाहता था। नंदिता भी आगे पढ़ाई करके कोई ना कोई जॉब करना चाहती थी। ये उनका आपस में वायदा था कि वे एक दूसरे की पढ़ाई में कभी भी बाधा नहीं डालेंगे और आगे पढ़ने में एक दूसरे का साथ देंगे, सहयोग करेंगे। दोनों नौकरी करके अपना घर बसाएंगे। नंदिता चाहती थी कि विदेश जाने से पहले वे दोनों शादी कर लें, ताकि उसे अपने प्रेम को जीने का, उसकी यादों में रहने का, उसके लिए कुछ करने का खूबसूरत समय मिल सके। भाइयों को खबर किसने दी थी नंदिता को नहीं मालूम, लेकिन अब वे सतर्क हो गए थे। कॉलेज में कुछ ऐसे लोग थे जो ऐसी बातों की और ऐसे लड़के लड़कियों की खोज खबर रखते थे जो विजातीय होते थे और जिनके बीच लड़कियों का बहुत मिलना जुलना होता था। एक दिन कॉलेज के प्रोफेसर ने अमीन और नंदिता को एक साथ बैठा देख लिया। तत्काल उन्होंने उसके पिता को फ़ोन किया और बुला लिया। पिता को तो काटो तो खून नहीं। क्रोध और शर्म के कारण वो थर थर काँपने लगे। प्रोफेसर ने समझाया, समझदारी से काम लीजिए। अगर आपने समझदारी से काम नहीं लिया तो आपकी बेटी हाथ से निकल जाएगी। अभी आप घर जाइए। अगर आपने जरा भी गुस्सा या विरोध जताया तो वो विद्रोह कर देगी। ये प्रोफेसर उन लोगों में से थे जो संगठन के जरिए राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए कुछ विशेष करके वाहवाही लूटते थे और पार्टी के वफादार बनकर समाज की लड़कियों की रक्षा करने की शपथ खाते थे। लेकिन इनका अपना चरित्र ऐसा था कि कई कई बार इनके आचरण, व्यवहार और बुरी निगाहों से देखने या घूरने की शिकायतें हो चुकी थीं। कॉलेज तो नहीं आएगी अभी ये। आप देख लीजिए सर, आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपने हमारी इज्जत बचा ली। हम संभाल लेंगे। हम आपको दिखाना चाहते थे ताकि आपको यकीन हो जाए, अन्यथा तो वो आपको झूठ बोल देती कि कोई उसके बारे में गलत बातें प्रसारित कर रहा है। पिता ने बंधी मुट्ठियों को खोला, पिसपिसाते दांतों को यानी जबड़ों को ढीला किया, आंखों में उतर आए खून का रंग बदलने दिया। दिमाग की नसें जो चटक रही थीं और बाहर फड़कती हुई नजर आ रही थीं, उन पर उंगलियां फेरी। फिर प्रोफेसर को नमस्कार करके उनके दोनों हाथों को थामकर आभार व्यक्त करते हुए अपनी आंखों में उमड़ आए आंसुओं को पोंछते हुए चले गए। नंदिता इस सारे घटनाक्रम से अपरिचित थी। वो तो चिड़ियों की तरह चहक रही थी, नदी की धारा की तरह कल कल बह रही थी। उसके चेहरे पर गुलाबी आभा फूल की तरह खिली हुई थी। उसने अपने बालों को खोल लिया था, जिसकी लटें झूलकर उसके आधे चेहरे को ढक रही थीं। अमीन पत्थर की बेंच पर दोनों पांव फैलाकर बैठा था। फाइल में रखे कागज खोलकर नंदिता को एक एक करके दिखा रहा था। नंदिता एकाएक उदास हो गई। उसकी चहचहाट, खिलखिलाहट खामोश हो गई। तो अगस्त में चले जाओगे? तुम्हें भी तो कॉलेज क्लियर करके आना है। अच्छा सा विषय देख लो जिसमें तुम पीजी कर सको। इससे पहले हम शादी कर लेंगे। बिल्कुल, कोर्ट में अर्जी दे देते हैं। तारीख तय हुई 18 जुलाई। अमीन ने नंदिता के कानों के पास जाकर लगभग गुनगुनाते हुए अल्लामा इकबाल का ये शेर कहा, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ दबाया, जैसे कह रहे हों हमें कोई अलग नहीं कर सकता, भले ही हमारे इश्क की राह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो।
नंदिता सपनों में डूबी मनी मन अपने खूबसूरत भावी जीवन का सपना देखती हुई जब घर पहुंची तो देखा सामने वाले कमरे में पिता, दोनों भाई, भाभी और माताजी बैठी हैं। सबके चेहरे पर एक ही भाव थे, गुस्से के, खौफ के, घृणा के। लग रहा था सब एक साथ उस पर टूट पड़ेंगे और मार ही डालेंगे। नंदिता के पांव कांपने लगे, पूरी देह में सिहरन दौड़ गई। फिर उसने स्वयं को सामान्य दिखाने की कोशिश की। वो डर को अपने दिल दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहती थी। क्या हुआ? उसने बमुश्किल पूछा। किसके साथ थी? कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ। दोस्त? कौन दोस्त? निहारिका, सलमा, लतीफ़, मंजू और अमीन। नंदिता भी बात को सहज ढंग से रखना चाहती थी। अमीन से कब से दोस्ती है? जब से कॉलेज जा रहे हैं। कल से उससे नहीं मिलोगी। लेकिन क्यों क्यों नहीं मिलूंगी? कह दिया ना बस, पापा सब कुछ अपनी आंखों से देख कर आए हैं। क्या देखा पापा ने, बताओ हमें। कहाँ देखा? किसने आपको बताया? जरूर यादव सर ने पापा को बुलाकर उनको भड़काया होगा। एक ग्रुप विशेष से जुड़ने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं वे। लड़कियों के ठेकेदार बनकर उनकी जासूसी करते हैं। वे पढ़ाने कम, नेतागिरी ज़्यादा करने आते हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि उन्हें अपने समाज की लड़कियों की कितनी चिंता है। असल में उन्हें लड़कियों की नहीं, अपने भविष्य की चिंता है। नंदिता गुस्से में बोली जा रही थी। नंदिता समझ गई, कॉलेज में एक खुफिया ग्रुप है जो लड़कियों पर नज़र रखता है। उनकी दोस्ती किस किससे है, वो कहाँ किसके साथ आती जाती हैं, सारी रिपोर्ट तैयार करता है वो खुफिया ग्रुप। उसी खुफिया ग्रुप ने पापा को बताया होगा। मेरी उससे सिर्फ दोस्ती है। वो बहुत ही अच्छा लड़का है। अगस्त में विदेश जा रहा है एमबीए करने के लिए। उसके पापा का रेस्टोरेंट है और उसकी बुआ हिंदू है। आप नहीं जानते, पर उसका परिवार बहुत प्रतिष्ठित परिवार है। नंदिता स्वतः ही बोलती जा रही थी। मुझे बताओगी? मुझे समझाओगी कि कौन क्या है? भाई ने आगे बढ़कर उसे डपटते हुए कहा। आप बेवजह मुझ पर शक कर रहे हैं। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। प्रोफेसर ने कहा था बहुत समझदारी से काम लेना, धैर्य से। अगर आपने ज़्यादा सख्ती बरती तो मामला आपके हाथ से निकल जाएगा। अब दोनों भाई नंदिता की जासूसी में लग गए। कोई ना कोई उसे छोड़ने जाता, लेने आता। क्लास की लड़कियों से उसके कॉलेज में होने का पता करते। यही सिलसिला जारी था। नंदिता ने भी अमीन को खबर कर दी थी। कोर्ट की तारीख तय थी। शादी की तारीख के बारे में इन दोनों के अलावा किसी को पता नहीं था। अलबत्ता नंदिता ने सलमा मैडम से बात की थी। मैं अमीन से शादी करना चाहती हूँ। देखो नंदिता, पहले तय करो कि ये प्यार व्यार सच्चा है या गुब्बारे की तरह है कि घर वालों ने जरा सा विरोध किया और हवा निकल गई। हम सब बाहर से बड़े एडवांस दिखते हैं, एडवांस और सेक्युलर बने फिरते हैं, पर जब बात पर्सनल होती है, ब्याह शादी की होती है, तो यकायक हमें अपनी सोसाइटी, मायका, धर्म, कल्चर, परंपराएं सब याद आने लगता है। रोटी बोटी में साथ बैठने वाले हम निवाला हम प्याला भी उसी सोच में लौट जाते हैं। इसलिए बेकार का बखेड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। दो परिवार दुश्मन बन जाएंगे, फिर मारपीट, जेल। तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी और लड़के का कैरियर भी बर्बाद हो जाएगा। हमने सैकड़ों केस देखे हैं, सैकड़ों को मरते तड़पते देखा है। इन आँखों में वे मंजर अभी भी छुपे हैं। अपने कौल और ईमान पर कितने लोग कायम रहते हैं? लड़कियां तो गीली मिट्टी की तरह फैल जाती हैं। सलमा मैडम बेलिहाज होकर बोले जा रही थीं। नहीं मैडम, हम लोग अपने वायदे पर अडिग हैं। कोर्ट में 18 जुलाई की एप्लीकेशन दे दी है, पर शादी के बाद हम कहाँ जाएंगे? कौन हमारी हिफाजत करेगा? क्योंकि मेरे भाई भी कम नाराज़ नहीं हैं। वे कोई भी हद पार कर सकते हैं। उन्हें पता है कि तुम दोनों निकाह करने जा रहे हो? नहीं, हमारी शादी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। पहले सोच लो, दिल दिमाग की आवाज़ सुन लो, आगे पीछे आने वाली मुसीबतों के बारे में समझ लो। घर वालों से अलग रह पाओगी? समाज और रिश्तेदारों का प्रेशर झेल पाओगी? सलमा मैडम के सवाल उसके हृदय में खंजर की तरह लग रहे थे। शायद सलमा मैडम उसकी परीक्षा ले रही थीं, उसे आजमा रही थीं, उसको डराकर उसके इरादों को जान भांप रही थीं, उसके संकल्प और समर्पण की थाह को और गंभीरता को। खूब अच्छे से ठंडे दिल दिमाग से सोच समझकर निर्णय लेकर कल बताना, तब हम आगे की बात करेंगे। माशाअल्लाह सब ठीक होगा।
कहकर वे क्लास लेने चली गईं। उनके जूड़े में बंधी बेड़ी की खुशबू पूरे रूम में महक रही थी। सलमा मैडम अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी अदाओं के लिए, अपनी बातों के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल के लिए पूरे कॉलेज में जानी जाती थी। शेर व शायरी में तो उनकी कोई सानी नहीं थी। लड़के लड़कियों का हुजूम हमेशा उनके साथ होता। नंदिता का उर्दू विषय न होने के बावजूद भी वो उनसे जुड़ी हुई थी, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से। मैडम, हम अपने निर्णय पर अडिग रहेंगे, जाते जाते नंदिता ने कहा। पता नहीं क्यों पहली बार उसको घबराहट हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। वो सलमा मैडम के दोनों हाथ थामे बैठी थी। अब घर जाओ, सलमा मैडम ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा। बाहर भाई आ गया था। भाई विजेता की तरह खड़ा था। उसे लग रहा था उसने अपनी बहन को कंट्रोल में कर लिया है। वो डर गई है, मान गई है। उसके खून में भय और खौफ ही बहना चाहिए, वरना मैं उसका वो हाल करूँगा कि ज़िंदगी भर बाहर निकलने लायक नहीं रह जाएगी। नंदिता घर में एकदम नॉर्मल थी। शक के लिए उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था। कपड़े यथास्थान पर थे, किताबें अपनी टेबल पर थीं, मोबाइल में अमीन नाम का कोई लड़का नहीं था, चैट में कोई संदेहास्पद बात न थी। भाइयों को लगता रहा कि हो सकता है नंदिता सच बोल रही हो, उसकी अमीन से केवल दोस्ती भर हो। 18 जुलाई करीब आ रही थी। अमीन बाहर नहीं, कॉलेज के अंदर बस दूर से इशारा भर कर देता था, क्योंकि अब भी उस पर खुफिया ग्रुप नज़र बनाए हुए था। प्रैक्टिकल का बहाना बनाना होगा। हालांकि जुलाई में प्रैक्टिकल क्लास रेगुलर नहीं होती थी। आज आप थोड़ा लेट आना, लगभग 3 बजे, नंदिता ने भाई से सहज ढंग से कहा। वे दोनों पहले कोर्ट गए, उसके बाद मस्जिद और सीधे पूना के लिए रवाना हो गए। भाई बाहर खड़ा था, बार बार घड़ी देख रहा था। गार्ड से पूछकर अंदर गया। क्लास में देखा, सबसे पूछा, यादव सर को फ़ोन लगाया, फिर प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी ली। पता चला नंदिता आज ना क्लास में आई थी, ना प्रैक्टिकल के लिए गई थी, ना ही किसी को कॉलेज में दिखी थी। प्राचार्य ने संबंधित प्रोफेसर्स को बुलाया, रजिस्टर सहित। पूरे कॉलेज में खबर फैल गई। सब स्तब्ध थे, परेशान थे। कोई नंदिता को कोस रहा था तो कोई अमीन को। फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहे थे। पिता, भाई और कुछ नज़दीकी लोग उसकी खोज में लग गए। अमीन के अब्बा के रेस्टोरेंट पर तलाशी ली गई। पुलिस में जाने का विचार त्याग दिया गया, क्योंकि नंदिता बालिग थी, अपनी मर्जी से गई थी, और ऐसे माहौल में जब हर छोटी बात मीडिया में आकर छा जाती है और टीवी पर चलने वाली बहस हर बात को धार्मिक उन्माद से जोड़ देती है। ऐसे में प्रेम विवाह जैसे विषय को किसी न्यूज़ चैनल या सामाजिक और धार्मिक संगठन के हाथ में देना मूर्खता ही थी। लेकिन जैसे धुआं और आग की लपटों को बांधा नहीं जा सकता, उसी तरह एक खबर भी फैल गई थी। बात पार्षद से होती हुई कुछ ऐसे संगठनों के पास पहुंच गई जो अपने देश, समाज और जाति की रक्षा का दायित्व जनेऊ की तरह पहने हमेशा रक्षा करने के लिए तत्पर रहते थे। उन्होंने चारों तरफ अपने जासूस फैला दिए। अमीन के अब्बा के रेस्टोरेंट की घेराबंदी दोबारा कर ली थी। फ़ोन करिए बेटे को, वापस बुलाइए, कहीं भी होगा, हमारे आदमी उसे पकड़ लेंगे, पाताल से उठा लाएंगे। हमें नहीं मालूम, ये उसका नंबर है, आप लगा लें। वे बेबस होकर इन जिम्मेदार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। हम नहीं चाहते कि बात बाहर जाए, लड़ाई झगड़ा हो या दो संप्रदायों के बीच नफरत और हिंसा फैले, वे सख्त लहजे में बोले। अमीन के अब्बा जानते थे बात फैलेगी तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। आपने उसे वापस नहीं बुलाया तो हम आप लोगों की शिकायत थाने में करेंगे। बेशक कर दीजिए। अब वे एक दूसरे को फ़ोन करके ट्रेन, बस, टैक्सी का पता करवा रहे थे, फ़ोटो भेज रहे थे। व्हाट्सएप पर उनकी गतिविधियां तेज़ी से चल रही थीं। अमीन के अब्बा की जान हलक में अटक गई थी। उन्हें खुद से ज़्यादा अमीन और नंदिता की फिक्र थी। आपको आखिरी बार चेतावनी दे रहे हैं, आप अपने लड़के को बुला लें, अन्यथा हम भी आपका जीना मुश्किल कर देंगे। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वे चारों धमकी देकर चले तो गए, पर अमीन के अब्बा और बाकी लोगों के दिल में खौफ का गुबार भर गया था। सोच सोच कर उनकी रूह कांप रही थी। उन चारों के जाते ही उन्होंने 10-12 रिश्तेदारों को, कुछ संगठन के लोगों को फ़ोन लगाकर सारी वस्तु स्थिति बताई। जब तक कि वे शहर में तलाशे जाते, तब तक नंदिता और अमीन इंदौर होते हुए पूना पहुंच चुके थे। उनके घर में खुशियां मनाई जा रही थीं, इनके घर में मातम पसरा था। वे सब आश्वस्त थे, ये सब भयग्रस्त और शर्मिंदा थे।
वे अपनी बहू बेटे की सुख सुविधा का इंतज़ाम करने में लगे थे और ये सब उसके मरने की, चेहरा न देखने की प्रतीक्षा करते हुए संकल्प ले रहे थे। नंदिता का एक कठोर निर्लज्ज रूप इन सबकी आत्माओं को छलनी किए जा रहा था। उनकी भाषा में जितने विशेषण बुरी लड़की के लिए होंगे, उससे भी ज़्यादा बुरे शब्द उसके लिए बोले जा रहे थे। सदियों से यही होता आ रहा है, शायद आगे भी होता रहेगा, पर नंदिता और अमीन भी पैदा होते रहेंगे और प्रेम को जीने के लिए परिवार का विरोध और गालियां खाते रहेंगे। पुलिस में जाना चाहिए या नहीं, इस बात पर रात भर गहन विचार विमर्श चलता रहा। बदनामी का डर का तमगा माथे पर न लगे, इससे बचने के उपायों पर चर्चा होती रही। अंततः यही तय हुआ कि उसे मरा हुआ मानकर सारे रिश्ते नाते तोड़कर, भूलकर उसके हाल पर छोड़ देने में ही परिवार को अपनी भलाई नजर आ रही थी। तब से नंदिता उनके लिए मरी हुई थी, निष्कासित थी, पर नंदिता ने न कभी घर वालों को मरा हुआ माना, न अपनी तरफ से कोई संबंध खत्म किए। वो अमीन के साथ खुश थी, अपने सपनों को साकार करती हुई। अगस्त में अमीन को विदेश जाना था। वो पूरी तैयारियां कर चुका था। अमीन का मानना था कि नंदिता को पूना में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। फिलहाल भोपाल में रहना उसके लिए ठीक ना होगा, माहौल और ख़राब होगा। वो चिंतित था नंदिता को लेकर, मगर उसका जाना भी ज़रूरी था क्योंकि सितंबर से उसकी क्लासेस शुरू होने वाली थी। अमीन के जाने के बाद नंदिता को पूरा शहर सन्नाटे में डूबा लगने लगा था। वो सारे सर्टिफिकेट बुलवाकर एडमिशन की तैयारी करने की कोशिश कर रही थी, पर मन था कि घायल पक्षी की तरह फड़फड़ा रहा था। अमीन और नंदिता की फ़ोन पर बात होती, व्हाट्सएप पर चैट होती, घंटों वे एक दूसरे को देखते, निहारते, हंसते बतियाते हुए निकाल देते। फिर भी नंदिता की उदासी कम नहीं हो रही थी। वो अपने खालीपन को भरने के लिए अपने पुराने दोस्तों के बीच लौटने लगी। पहले मैसेज पर बात होती थी, अब सीधे सीधे। उसने अपना पता ठिकाना बता दिया था, इस वायदे के साथ कि वे लोग किसी को भी उसके बारे में नहीं बताएंगे। पर उसका पता घर वालों को चल ही गया। उनका खून खौलने लगा था। उन्हें अपनी खोई इज्जत सोने नहीं दे रही थी। वे सब अपनी पराजय का बदला लेने के लिए तड़प रहे थे, घायल सांप की तरह। वापस बुलाने का मौका है, अब कोई फ़ायदा नहीं। वो हमारे परिवार और समाज के लायक नहीं रही। फिर भी यूं छोड़ देना ठीक नहीं है। हम उसका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। बाद में पछताओगे? नहीं, नहीं पछताएंगे। कुछ महीने यूं ही गुजर गए। इन्हीं दोस्तों से पता चला कि नंदिता अब इंदौर में है, अमीन की बुआ के साथ रह रही है। इंदौर में ही वो अपनी आगे की पढ़ाई करेगी। जब लड़के को साथ में नहीं रहना था तो अभी शादी करने की क्या ज़रूरत थी? हमारी लड़की ही पागल थी, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। सवाल थे पर जवाब नहीं थे, क्योंकि इश्क में सवाल जवाब की कोई जगह नहीं होती है। ठीक 1 साल बाद अमीन लौटा था, कुछ दिनों के लिए। वो बदला बदला सा लग रहा था। वो बेहद परेशान था। व्हाट्सएप पर उसे भी तरह तरह की बातें लिखी जा रही थीं। नंदिता के घर वाले इस तरह छुपकर परेशान करेंगे, किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। अमीन ने मन से, आत्मा से, प्राणों से, पूरी ईमानदारी से नंदिता से प्यार किया था। इस बात ने नंदिता की आत्मा को छलनी कर दिया था कि दूर रहकर भी अमीन परेशान है। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे अमीन के पास जाना चाहिए या यहीं रहकर अपना कैरियर बनाना चाहिए। शिकायतें तो और भी, जैसे नंदिता को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, जिससे उसकी बुआ परेशान थी। अमीन को लौटना था और इसी तनाव और गुस्से में आकर नंदिता ने फ़ोन किया था अपनी भाभी को। तब उसने हमारी बात नहीं सुनी थी, अब हम उसकी मदद क्यों करें? मरने दो, एक बार देख आते हैं, भाभी प्रार्थना कर रही थी। तुम क्यों उसका पक्ष ले रही हो? वो मेरी बहन थी, पर अब उसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता तोड़ देने से रिश्ता तो नहीं टूट जाता है तो इसी घर की लड़की। इस घर की लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। देख रही हो, तुम्हारे देवर की शादी तक नहीं हो रही है। टीवी में बहस सुनकर तुम्हें लगता है समाज बदल गया है, लोग बदल गए हैं, उनकी सोच बदल गई है? सब झूठ है, दिखावा है। कोई नहीं जाएगा उससे मिलने, पिता ने आदेश सुना दिया था। दूसरी सुबह ही सरला ने फ़ोन किया। आंटी, मैं काम पर आ रही हूँ। क्यों, इंदौर नहीं जा रही हो? नहीं, उसके भाइयों ने मना कर दिया है। क्यों क्यों मना कर दिया? उस लड़की ने कोई गुनाह नहीं किया था, प्रेम ही तो किया था। प्रेम, सच्चा प्रेम, जिसके लिए लोग तरसते हैं।
आपके गुनाह उनाह को हम नहीं जानते, हमारे परिवार की निगाह में वो गुनहगार है, सरला ने तल्खी से कहा। सरला काम पर आ गई थी। कल जो चिंता उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, आज उसका कोई रूप रंग नहीं दिख रहा था, पर वो चिंतित थी। शादी के बाद रिश्तेदारों, समाज के ठेकेदारों, उनकी बातों उल्हानों को झेलना कई कई मौतों की यातना सहने से ज़्यादा दर्दनाक होता है। नंदिता भी उसी यातना से गुजर रही है। वर्षों बाद वही यातना उनकी रगों में बह रही थी। वे तड़प रही थीं, वे डर रही थीं, वे घबरा रही थीं। वे नंदिता को उस यातना गृह से निकालना चाहती थीं। सरला, तुम्हें जाना चाहिए। आंटी, जब उसके सगे माँ बाप और भाइयों को फिक्र नहीं है तो मैं तो पराई हूँ, मुझे क्या लेना देना। छोड़िए ना आंटी, सबका अपना अपना भाग्य होता है। ये तुम अपनी नहीं, उनकी भाषा बोल रही हो। अपनी अंतरात्मा से पूछो सरला। उससे क्या होगा आंटी? किसी में कोई अंतरात्मा नहीं है। सबने अपने फ़ोन में से उसका नाम और उसका चेहरा जो दिख रहा था उस नंबर को डिलीट कर दिया है। मैं भी कर दूंगी। मैं क्यों उसके पीछे अपने संबंध खराब करूं? सरला ने बात को यूं समाप्त किया मानो आगे वो एक शब्द भी नहीं बोलना व सुनना चाहती हो। एक काम करो, मेरे साथ इंदौर चलो। घर वाले नहीं जाने देंगे। आंटी, आप क्यों तकलीफ़ उठा रही हो? कहो कि आंटी के साथ जाना है। वे नहीं मानेंगे। मैं बात करूं? मेरी बात कैसे टाल सकते हैं? उन्हें कभी पता चल गया तो मुझे घर से निकाल देंगे। आंटी, मैं अपने घर गृहस्थी नहीं बर्बाद करना चाहती हूँ। वो मरे या जिंदा रहे, मेरी बला से मैं कौन होती हूँ? सरला की रुलाई फूट पड़ी। वो सिसक सिसक कर रो पड़ी थी। अगर इतना दर्द है उसके लिए, चिंता है, तो थोड़ी हिम्मत भी दिखाओ। विरोध झेलोगी तो पहाड़ तो नहीं टूट जाएगा। हमारी तो कुछ भी नहीं लगती है, ना जान ना पहचान, पर हम चलने को तैयार हैं ना। इस समय उसका साथ देना जरूरी है। आप बात कर लीजिए आंटी, पर इंदौर का मत बोलिए, उन्हें शक हो जाएगा। ठीक है। वे रास्ते भर सोच में पड़ी रहीं। जा तो रही हूँ, पर नंदिता ने ही मना कर दिया तो? पता नहीं कितने तरह के ख्याल उसके दिल दिमाग में उठ बैठ रहे थे। एक तो नंदिता उनको जानती तक नहीं है। नंदिता का उनसे क्या रिश्ता है? रिश्ता है आत्मा का, प्रेम का, दुख का। नंदिता उनकी आत्म सखी है, प्रेम सखी है। उसके साथ बाहर का नहीं, भीतर का रिश्ता है जो अपरिभाषित है, अनकहा है। नंदिता उनकी दैहिक नहीं, आत्मिक हमराह है, हमदर्द है। सरला फ़ोन पर बात किए जा रही थी। घर का पता, लोकेशन सब कुछ जान रही थी। दोपहर में वे दोनों नंदिता के घर पर थीं। 1.5 साल बाद नंदिता को देख रही थी। नंदिता थोड़ी दुबली हो गई थी। चेहरे की चमक भी फीकी पड़ गई थी। घर में उसकी अर्थात अमीन की बुआ थी। अमीन कहीं गया हुआ था। बुआ का बेटा था। छोटा सा घर, पर कायदे से सजा हुआ, फूलों की महक से महका हुआ। गमलों में तरह तरह के फूल खिले थे। ये मल्लिका आंटी हैं, मैं इन्हीं के घर पर जॉब करती हूँ। आंटी चलने फिरने की स्थिति में नहीं है, फिर भी तुम्हारी खातिर आई हैं। मैंने घर में किसी को नहीं बताया, वरना तुम तो जानती हो अपने भाइयों को। सरला अब सहज भाव से बात कर रही थी। जानती हूँ, आपसे उन्होंने क्या कहा होगा कि हमने नाते रिश्ते तोड़ लिए हैं, कोई वास्ता नहीं है हमारा, पर पीछे से लगे उनके जासूसों ने, संगठनों ने मेरा जीना मुहाल कर दिया है। आए दिन धमकियाँ दिलवाते हैं, परेशान करवाते हैं। मैंने पुलिस में शिकायत भी लिखवाई है। उन्होंने आपको बताया? नहीं ना? क्या एक और नाटक से पर्दा उठ रहा था? मैं तो अमीन के साथ चली जाती, पर कैसे जाऊँ? ना मेरा कॉलेज का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, ना एडमिशन ले पाई। मेरी वजह से फूफी भी परेशान रहती हैं। फूफी और उनके बेटे को दुबई जाना है, दीदी की डिलीवरी होनी है अगले महीने। फूफी को रात दिन मेरी चिंता लगी रहती है कि किसी दिन बवाल न मच जाए। उस दिन मैंने आपको फ़ोन किया था, तब पता नहीं कहाँ के लोग घर में आकर हम सबके साथ मारा पीटी करके गए थे। प्लीज़ भाभी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ये सब बंद करवाओ। ये दोहरी चाल चल रहे हैं। मैं वापस तो आऊँगी नहीं, मैं खुश हूँ यहाँ। अम्मी के पापा को भी वे लोग परेशान करते रहे हैं, पर क्या? आंटी, एक दिन 10-12 लड़के मेरे घर आ गए, मुझे समझाने लगे कि मैं दलदल में गिर चुकी हूँ, अभी भी वक्त है इससे बाहर निकलने का। वे किसी काउंसलर को लेकर आए थे। उनके साथ कुछ समाज सुधारक टाइप के लोग थे। उन्होंने अमीन को मारने की धमकी दी थी, कहकर नंदिता फपक फपक कर रोने लगी। आंटी, उन लोगों ने अमीन को कुछ कर दिया तो?
आप सोच नहीं सकती कि उन्होंने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया था। मैं रात रात भर जागती रही। मैंने उनके खिलाफ शिकायत भी डाल दी थी, पर वे सब एक हैं। वे मुझे भटकी हुई, भागी हुई लड़की साबित करने पर तुले हुए हैं। वे अब तक चुप थीं, सारी बात ध्यान से सुन रही थीं। चाय के साथ पकौड़े आ गए थे। बुआ से अब उनकी बातें चल रही थीं। बुआ कभी ठहाका लगाती तो कभी खामोश हो जाती। बुआ, मल्लिका और नंदिता तीनों के दुख के रास्ते मानो एक जैसे ही थे, जिन पर फिलहाल कांटों की फसल खड़ी थी। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हारी स्थिति समझती हूँ, उन्होंने पूछा। आपके साथ? वो भी वहाँ? नहीं नहीं आंटी, वे लोग आपका भी जीना हराम कर देंगे। वे हमारा जीना हराम नहीं कर सकते। तुम्हारे अंकल इन सारी धमकियों से डरने वाले नहीं। जानती हो वो कौन है? क्या है? क्या है अंकल? अंकल पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार, लेखक। उन सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या सोच रही हो? सरला की जगह तुम हमारे यहाँ जॉब करोगी? हमारे घर में ही सेपरेट कमरा है, उसमें रह सकती हो, वहीं से अपनी पढ़ाई करना। देखो, डर कर घुट कर जीना कायरों का काम है। अब बहुत हो गया। ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारे अंकल तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए इंतज़ाम करवा देंगे। बुआ, उनका बेटा और अमीन सब असमंजस में थे, खामोश। सरला उन्हें बता रही थी कि कब से वो उनके घर में काम कर रही है, पर सरला भय के मारे पीली पड़ी जा रही थी। उसे नंदिता से ज़्यादा अपने पति और देवर की चिंता सता रही थी कि इस सारे झमेले में कहीं वे सब न फंस जाएं। सीधे साधे हंसमुख अंकल अब उसे खतरनाक नजर आ रहे थे। आप हमें सोचने का मौका दीजिए। घर तो हमारा भी है, पूरा परिवार है। चूंकि मैं बाहर हूँ, इसलिए कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। नंदिता को सुरक्षित जगह पर रखना पहली प्राथमिकता है। फूफी को भी जाना है। मेरे पीछे कोई कांड ना हो जाए, बस यही चिंता मुझे खाई जा रही है। अमीन की बातचीत से, व्यक्तित्व से मल्लिका भी बहुत प्रभावित हो गई थी। अमीन में उन्हें अपने बेटे की छवि नजर आ रही थी। तभी तो कह रही हूँ, और तुम भी चिंता मत करो, तुम्हें भी सुरक्षित पहुँचा देंगे, यकीन करो। पता नहीं क्या हो गया है हमारे समाज को। लड़की का सुख नहीं देखा जाता, बस जाति और धर्म के ठेकेदार बनकर उसका जीवन नरक बना देना चाहते हैं, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। और हमें देखकर तुम्हें क्या लगता है? सरला भी आज तक नहीं जान पाई। मैं मुस्लिम परिवार से हूँ, पठानों के परिवार से। साड़ी पहनती हूँ, बिछिया पहनती हूँ, अगर पूजा पाठ करती हूँ तो नमाज भी पढ़ती हूँ। क्या? सरला उनका चेहरा देखे जा रही थी। सरला को अब समझ में आया कि अंकल आंटी को बेगम कहकर क्यों पुकारते थे। एक ऐसा परिवार जहाँ रिश्ते नाते दिखते थे, धर्म नहीं, जहाँ प्यार दिखता था, जाति नहीं, जहाँ सद्भाव दिखता था, रवायतें नहीं। अंत में यही तय हुआ कि अमीन विदेश जाने से पहले नंदिता को मल्लिका आंटी, असली नाम मायरा, के घर छोड़ता हुआ जाएगा। पर खतरा था पहचाने जाने का, घात लगाए बैठे जासूसी करने वालों से। सो नंदिता मल्लिका आंटी के साथ उनकी गाड़ी में आने की तैयारी करने लगी। बस आंटी, 1 साल की और बात है, आप संभाल लेना, अमीन उनके हाथ थाम कर बोला। उसकी आंखें नम हो गई थीं। अब तुम्हें अपनी ज़बान पर ताला लगाना होगा, भावनाओं में बहकर बता मत देना, मल्लिका आंटी ने सरला को समझाते हुए कहा। उनकी आवाज़ सख्त थी पर लहजा नरम था। दूसरे दिन सुबह सरला देर से उठी, चाय बनाई, सबके लिए नाश्ता बनाया। आज काम पर नहीं जाना है? नहीं। क्यों? आंटी की भतीजी आ गई है, उसी को लेने तो गए थे हम लोग। अब वही उनका काम संभालेगी, उनकी देखभाल करेगी। फिर ऐसे कोई नौकरी से निकालता है? मैं दूसरी जॉब तलाश लूँगी। पैसे मिल गए? नहीं, 10 तारीख को मिलेंगे। कल ही तो 10 तारीख है, हम लोग चल कर ले लेंगे, कार की किस्त जमा करनी है। नहीं, आंटी ने कहा है कि वे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देंगी, सरला ने अखबार पढ़ते हुए कहा। वो नौकरी वाले कॉलम में अपने लिए नया जॉब तलाश रही थी, पर नंदिता को लेकर उसका मन भय और चिंता से कांप रहा था। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी गुनाहे इश्क। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य सुनते रहने के लिए कृपया मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।